मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका वाशिंगटन डीसी से पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब साजिद ताहिर साहब। साजिद ताहिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो सर। माय प्लेजर, थैंक यू अली। साजिद साहब, आपके सामने तमाम हालात रख देती हूँ, अपने व्यूअर्स को बताते चले हालात बहुत गंभीर हैं, मुख्तलिफ तरह की खबरें आ रही हैं। बहरहाल बात करते हैं सर। अभी तक की जो मालूमात हैं हमारे पास वो मैं आपके सामने रख के देती हूँ। इमरान खान साहब ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो पहला उन्होंने एक अपीयरेंस उनकी हुई मीडिया पर, उस पर उन्होंने ये कहा कि उनको मारने की कोशिश की गई है, सलमान तासीर की तरह कत्ल करने की कोशिश की गई है पूरी प्लानिंग के साथ। फिर उन्होंने ये कहा कि जैसे ही वो ठीक होंगे लॉन्ग मार्च लेकर दोबारा वो तैयार हो रहे हैं। अच्छा, अब उसी के साथ सर हम ये भी देख रहे हैं कि जहां मुल्क के अंदर ये हालात हैं तो दीगर कंट्रीज की तरफ से इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जिससे पता चल रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी बड़ी गहरी नजर है। जो इंडिया है, इंडिया की तरफ से जो उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उनके स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने बाकायदा इसके ऊपर एक स्टेटमेंट यानी एक सवाल किया गया उनसे तो उन्होंने जवाब दिया। इस पर भी प्लीज बात कीजिए। खान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से आज अपनी दोनों टांगों के ऊपर वो जो कास्ट चढ़ा के हॉस्पिटल से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़ी भरपूर एक सियासी तकरीर फरमाई, वहां से बड़े फ्रेश नजर आ रहे थे। यकीन करें कि अगर मैं हालात से इनके अगर 3.5 साल की हिस्ट्री मौजूद ना होती, मैं खुद इनका चूरन खरीद लेता आज। अगर उस्मान बुजदार साहब और मलक रियाज साहब, मैडम फरा गोगी और गुजर साहब की स्टोरियां मौजूद ना होती तो मैं खुद आज इनका चूरन खरीद लेता, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आज तकरीर की है। उन्होंने हर चीज का उन्होंने आज फिर बताया किस तरह वो एक दुनिया के बेहतरीन कैप्टन थे, किस तरीके से वो बांग्लादेश के अंदर जाके मैच खेलते रहे, किस तरीके से उन्होंने दुनिया के बेस्ट आज पाकिस्तान के वो इतने बड़े लीडर हैं। उन्होंने कहा कि आज तक हिस्ट्री में किसी ने शौकत खानम नहीं बनाया, नमल नहीं बनाया। उन्होंने आज फिर दोबारा एक जो यूनिवर्सिटी जिसमें सिर्फ 30 स्टूडेंट है उसका नाम लिया। फिर उन्होंने ये सारी बातें की और फिर उन्होंने कहा कि आज तक हिस्ट्री में कभी किसी ने 9 सीटों में से 8 सीटें नहीं जीती। वो वाहिद एक इस वक्त रहनुमा है और वो बुलंदियों को छू रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं सारा कुछ खरीद लेता उनका आज, बिल्कुल मैं सारे का सारा उनका चूरन खरीदता। लेकिन अगर उस्मान बुजदार ना होते वहां पे, मलक रियाज का पैसा अगर ना लाया जाता, अगर मोहम्मद बिन सुलमान की घड़ी दुबई में ना बेची जाती, तो मैं आज बिल्कुल यकीन करें कि मैं भी हो सकता है कि अमेरिका छोड़ के कंटेनर के सामने खड़ा हो जाता। लेकिन ये सारी चीजें जो है आज जिस तरीके से खान साहब ने जर्नलिज्म का हवाला दिया है कि आज अरशद शरीफ के साथ क्या हो रहा है, इमरान रियाज के साथ क्या हो रहा है। खान साहब, आपके दौर में भी हामिद मीर और तूर साहब की स्टोरियां मौजूद है। आपने भी एक बेग साहब को घर से उसकी बीवी और उसकी बहू के सामने निकाला था। आप शायद ये भूल जाते हैं, वो हमारे जैसे लोग वो नहीं भूलते, क्योंकि हम पाकिस्तान, हमारी पार्टी पाकिस्तान है। मैं ना नून लीग से हूं, ना पीपल्स पार्टी से हूं, ना मैं पीटीआई से हूं, मैं पाकिस्तान से हूं। खान साहब, आप वो भूल जाते हैं कि आपने भी जर्नलिज्म के लिए बहुत इम्तिहान डाले थे जर्नलिस्टों के लिए। तो उसके साथ आज खान साहब ने कहा कि मैं अमरीकी, आज देखें मरियम नवाज जो है अमरीकी औरत के सामने लेट गई थी। तो खान साहब $25,000 महीने का आप यहाँ वॉशिंगटन डीसी में क्यों जाया कर रहे हैं? आप उसके बारे में नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं अमेरिकन के साथ रिलेशनशिप्स के लिए? आपने अमेरिका को फेवर देने के लिए सी पैक बंद क्यों कराया आपने? आप उसका जवाब नहीं है आपके पास। खान साहब, आपको यही एक इशू है कि आप समझते हैं कि दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है मुंह की बजाय। आप ये समझते हैं कि 25 करोड़ लोग अंधे हैं और बहरे हैं। मैं मान लिया आपने बिल्कुल उनको बेवकूफ बना रखा है, लेकिन कुछ इसमें से ऐसे पीसेस भी हैं जो कुछ जी शऊर हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। वो इस्लामाबाद और डॉलरों और पाउंडों से और आपकी इंपोर्टेड डुअल सिटीजन कैबिनेट जो है वो उसके साथ उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो खान साहब ये आप भूल जाते हैं। खान साहब की आज तकरीर थी, उसके बाद मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि आज आपका हर एंकर जो है वो शर्लक होम्स बन चुका है। हर पाकिस्तानी हर चौक के अंदर जो है एक अदालत लगा के बैठा है। कोई कहता है वो जो बंदा पकड़ा है उसने काला कोट पहना हुआ, तो कोट क्यों उतर गया उसका? कोई कहते हैं उसके बटन बंद थे, उसके बटन क्यों टूट गए? 1000 किस्म का सिनेरियो है। लेकिन 2-4 चीजें मैं भी अर्ज करना चाहूंगा। मैं भी आज कोशिश करूंगा कि शर्लक होम्स का छोटा भाई बनूं। उसमें यह है हालिया 9 मिलीमीटर के वो जो उसकी पिस्तौल थी बंदे की,
उसने जब उसकी तस्वीर जब खींची गई तो उसकी सारी बुलेट्स जो है वो निकल चुकी थी, लॉक हो चुका था। तो फिर जो बाद में मौजम गोंदल है जिसको गोली लगी है, वो बंदा किसकी गोली से मारा गया? वो गोली कंटेनर के ऊपर से चली थी और उसकी बैक पर गोली लगी थी। दूसरा मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि खान साहब का कंटेनर जो था वहां से जमीन से 15 से 20 मिनट 15 फीट से 20 फीट तक वो हाई है। उसके बाद जहां से गोली चली है तकरीबन 30 से 35 फीट का फासला है। उसके जितने एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि वहां से 9 मिलीमीटर से इतना करीब, इतना फासले से इट इज इम्पॉसिबल टू मेक अ परफेक्ट शॉट। उसके बाद जो दूसरी मैं बात कह रहा हूं कि खान साहब, आपको तो पिछली दफा जब आप सीढ़ी से गिरे थे तब भी शौकत खानम चले गए थे, आज भी आपको उठा के वीआईपी वहां पे वार्ड में लेके जाया गया है। जितने जख्मी दूसरे हैं वो कौन से हॉस्पिटल्स में पड़े हैं? रियासत मदीना के आप तो अमीरुल मोमिनीन है माशाल्लाह, तो उनको भी साथ लेके जाते हैं आप शौकत खानम हॉस्पिटल में। तो आज दूसरी उसमें बात मैं समझता हूं कि आज फिर दोबारा देखिए, इस वक्त कोई भी ये बाय करने की कोशिश नहीं कर रहा कि जिस जगह पे पहुंचे में जहां ये सारा हादसा हुआ है पंजाब की आधी पुलिस वहां मौजूद थी, क्योंकि पंजाब के अंदर परवेज लाई साहब की गवर्नमेंट है, पीटीआई की गवर्नमेंट है। सर ये बड़ी अजीब बात है साजिद साहब, परवेज इलाही की वो गवर्नमेंट अभी तक कह रहे हैं एफआईआर नहीं कर पा रही, क्या इनमें कोई इख्तलाफात हो गए? परवेज इलाही साहब ने पार्टी बदल ली, ये क्या हुआ? नहीं, पार्टी नहीं, इस वक्त अगर देखा जा रहा है तो मैं समझता हूं कि खान साहब ने पहले स्टेटमेंट दी है, लेकिन आज अभी कुछ घंटे तक खान साहब सुना है, असद उमर साहब से भी नाराज है वो, पता नहीं किस बात पे नाराज है वो। लेकिन एक मैं और बात बताना चाहूंगा कि आज जो सबसे बड़ी जो इस वक्त मैं चाहूंगा कि कौम पढ़े, जिस आईएसआई के मेजर जनरल साहब का ये रिजाइन मांग रहे हैं, कभी कौम के सामने ये निकाल के रखा जाए कि वाई ही इज अगेंस्ट हिम, बिकॉज वो इनके दोस्त जो बहावलपुर वाले हैं उनके साथ उनके ही डजंट बिलोंग टू हिज कैंप। कौम को ये पता चलना चाहिए कि वो फैसल साहब, हु इज मिस्टर फैसल, जिसको ये बार बार कहते रहे हैं कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, कभी उसको अजीब किस्म के नाम देते रहते हैं। उस बंदे का बैकग्राउंड देखा जाए, वो सिर्फ इनकी जो सपोर्ट ग्रुप है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो उसमें फिट नहीं पड़ता। वो उस फैसल साहब से सिर्फ यही दुश्मनी है खान साहब की कि ही इज नॉट अलाइंड विद देम। और मैं हमेशा ये कहता हूं, इलेक्शन, मैं खुद कहता हूं यहां से बैठ के कि वो इलेक्शन आपका हल मौजूद है, वाकई हल ठीक है, लेकिन उस इलेक्शन के लिए आपने कभी ये देखा खान साहब की शर्तें क्या हैं? खान साहब की शर्तें हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो चेयरमैन है वो इनकी मर्जी का हो, फिर ये कहते हैं अपोजिशन मेरी मर्जी की हो, फिर ये कहते हैं चीफ जस्टिस मेरी मर्जी का हो, आर्मी चीफ इनकी मर्जी का हो, और उसके बाद बाकी बजाय उस्मान बुजदार, ये 5-6 उस्मान बुजदार ले आए और रिमोट कंट्रोल से चाहे बनीगाला चाहे लंदन से गवर्नमेंट चलाए। ये अगर ये स्टैंडर्ड्स हैं, दिस इज हाउ यू वांट टू रन पाकिस्तान, तो फिर इसको ना सियासत कहा जा सकता है ना जमहूरियत कहा जा सकता है, इसको तो डिक्टेटरशिप ही कहा जा सकता है कि हर चीज का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में हो। तो फिर इस तरह का माहौल कौन बनाएगा भाई? ये कहां की इनकी ये जो इदारे, खान साहब ने आज और कई चीजें खुल के कही, ही हैज क्रॉस द रेड लाइन नॉट ओनली वंस, मेनी टाइम्स ड्यूरिंग दिस स्पीच। उन्होंने फरमाया है कि उन्हें के अदारों के अंदर से सपोर्ट कहां से आ रही है। उन्होंने हर अदारे को डूबियस कर दिया उसके करैक्टर को। खान साहब मंजर कशी करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से उनको सपोर्ट हासिल है। आज खान साहब ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि जुडिशरी के अंदर से उनको सपोर्ट हासिल है। हर अदारे के किरदार को आज उन्होंने दागदार कर दिया। आज उन्होंने कई दफा रेड लाइन क्रॉस की। मैंने वॉशिंगटन डीसी में वो स्पीच बैठ के सुनी है, मेरे साथ कुछ दोस्त बैठे थे वो, और जो देवर पाकिस्तानी, वो जब नीचे से इंग्लिश में उसका हमने वो लगा रखा था तो वो हैरान थे कि हाउ इट इज पॉसिबल कि इसको 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 किस तरह हजम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, इसके बाद क्या फ्यूचर होगा। सर इसी पे मैं आपको एक दो चीजें, सिर्फ 2 जुमले बता दूं जो आईसीपीआर की तरफ से उन्होंने कहा है, क्योंकि अब ये सारे जो भी सागा सिनेरियो चला है इसमें पहली मर्तबा उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, जिसमें एक तो उन्होंने कह दिया है कि हम किसी तहकीकाती टीम का हिस्सा नहीं बन रहे, वो इसलिए कि हम नहीं मतनाज़ा बनना चाहते कि फिर कुछ हो जाए। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि इदारे या उसके सिपाहियों की तजलील करने वाले किसी शख्स को खुली छूट नहीं दी जाएगी, और इदारे और खासतौर पर आर्मी के एक सीनियर अफसर के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई के इल्जामात मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल। आलिया नहीं, मैं इससे मुतमिन नहीं हूं। उसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल
ऐसे ही है जैसे फेस सेविंग की जाती है। उसके बारे में मैं तब मानूंगा जब इसके खिलाफ एक्शन इन चीजों के खिलाफ लिया जाएगा। या ये जो इस वक्त मैंने मुझे पाकिस्तान से व्हाट्सएप आए हैं कि वो जो मैं कहता हूं आसमा जहांगीर के कॉन्फ्रेंस में जो नारे लगे थे उससे बदतरीन नारे लग रहे हैं आज, उससे बदतरीन नारे लग रहे हैं जी। पूरा मुल्क जैम किया हुआ उन्होंने हर जगह। मैं उस वक्त ये चीजें मानूंगा जब इन चीजों को रोकने की कोशिश की जाए। ये आईएसपीआर की इमेज, ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, इट इज नथिंग, दे लुक वेरी बैड। नॉट, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपके पड़ोसी मुल्कों के अंदर वो जो बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के ऊपर जो चढ़ के लगे हैं वो वीडियोस चल रही हैं आपकी। हाँ सर, ये क्यों? मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या कंट्रीज क्यों इतने मतलब डरे हुए हैं, या जिस तरह भारत की तरफ से पैगाम है, तो किस चीज का खर्चा है? उस पे दो चीजें मैं बताना चाहूंगा कि अब मैं दूसरे उस पे पोर्शन पे आता हूं आलिया, कि इस वक्त दुनिया रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। सबसे पहले तो दुनिया का कंसर्न ये है कि आप वाहिद मुल्क जो है वो क्लेम करते हैं कि वी आर एटॉमिक पावर। जब वो स्टेटस आप क्लेम करते हैं, यू बिकम अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। लेकिन आज वो कम्युनिटी आपके गले क्यों नहीं पड़ रही है? उसकी दो वजह है। यहां जो बाइडेन के हालात खराब हैं, इंग्लैंड के अंदर उनकी सियासी हालात खराब हैं, भारत के अंदर आज अमृतसर में एक वहां सूरी साहब है जो उनका मर्डर हो चुका है, और दूसरा उसके ऊपर मैं तीन चीजें बताना चाहूंगा इस पर जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं। एक इन्फ्लेशन है, फूड सेफ्टी है, और तीसरा एनर्जी क्राइसिस है। अगर ये तीन चार चीजें ना होती तो उससे पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर ही बहुत हो जाना था। ये स्टेटमेंटों की हद तक है, इससे पहले आगे चले जाना था इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। लेकिन ये खान साहब को बड़े फिजिबल हालात मिल रहे हैं पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, जलाने के लिए, ये तभी हो रहा है सारा कुछ। वरना ये जितना मैं आज बताना चाहूंगा आपको, खासकर जिस तरीके से खान साहब ने रजीम चेंज कर इनके ऊपर इल्जाम अमेरिकन के ऊपर लगाया था, अगर जो बाइडन ना होता तो इसका अमेरिका वुड हैव टेकन वेरी सीरियसली। इन्होंने सीधा डायरेक्ट चैलेंज किया अमेरिका की इंस्टीट्यूशंस को, और अमेरिका इस तरह बर्दाश्त नहीं करता। आई एम हियर सिंस 36 इयर्स। इन्होंने उनका एडवांटेज उठाया जो बाइडन की वीक फॉरेन पॉलिसी का, और उस दिन से अब्यूज कर रहे हैं बिल्कुल। और डबल स्टैंडर्ड है, जिस तरह वो आईएसपीआर वालों ने कहा था कि दिन को गालियां और रात को पांव में पड़ जाते हैं, वही हालात है अमेरिका के। उधर से चिट्ठियां दिखाते हैं, उधर से साथ ही $25,000 महीने का डीसी में किसी को दे रहे हैं मिन्नतों के लिए। डबल स्टैंडर्ड हर चीज के। खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर जो चीजों को डैमेज किया, एक ये भी चीज साथ है उसके, कि इन्होंने सियासत और जमहूरियत के अंदर एक ऐसी रवश इंट्रोड्यूस कराई है कि असली चेहरा, असली मकासद नजर ही नहीं आ रहे। इस्लाम का चेहरा बना के साथ वो जिस तरीके से वो देखे ना, दो चीजें मैं हमेशा कहता हूं कि इन्होंने हर पार्टी का मैंडेट छीन के अपने नीचे ले गए। मौलवियों का मैंडेट भी रख लिया अमर बिन मारूफ बना के, गद्दारी का फौज से छीन लिया, वफादारी का उनसे, और पार्टी जेलों की डाल दी है, दमादम मस्त कलंदर वो डाल दिया। बस 3 in 1 करके जब पेश किया जाना तो उस पार्टी में तो पॉपुलर होना ही होना था। और दूसरा, मैं हमेशा ये चीज को कहता हूँ, खास साहब को ये नहीं पता कि किसी बस अड्डे के ऊपर वहां किसी रीच की मदारी हो तो वहां भी इतने बंदे इकट्ठे हो जाते हैं जितने आप लेके फिर रहे हैं। पंजाबी तो पार्टी लोग हैं, पार्टी पसंद करते हैं, तालियां बजाते हैं, खाबे खाते हैं। खान साहब, ये आपके पीछे आप ये कहें ना कि अगर ये जंगे लड़ेंगे तो ये पानीपत में भी जंगे नहीं लड़ते थे जिनकी आप बातें कर रहे हैं, जिनके साथ आप चढ़े हुए हैं। ये आपके ट्रेलर का किस दिन टायर फटा तो सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं। और ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं आज ये भी कहता हूं, खान साहब कहते हैं ये 3 लोगों ने किया है, वो 3 लोगों ने किया होता तो उनकी गोलियां मिस नहीं होती। अगर किसी ने प्लान किया होता तो इस तरह नहीं होना था। उस बंदे की गोली कंटेनर पे गई ही नहीं, वो तो उसका फासला ही नीचे था। और फिर पांव में गोलियां नहीं लगती हैं अगर अदारे इस तरह प्लान बना के आए। खान साहब, ये आप गलत कह रहे हैं। अगर किसी ने एग्जीक्यूट किया होता तो पांव में गोलियां नहीं फिर लगती। अगले मेक श्योर करते हैं कि ये सारा कुछ क्या हुआ है। लेकिन आज मैं जो कुछ भी, मैं उसको भी कंडेम करता हूँ। मैं तशद्दुद पसंद इंसान ही नहीं हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान की बर्बादी अपने सामने देख रहा हूं, और उसके लिए मैं बिल्कुल मैं जज्बाती हूं उस मामले में। बिल्कुल मेरी मादरे मिल्लत है और मेरी माँ के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। आई एम वेरी टेंस विद इट, वेरी टेंस, इट्स वेरी पर्सनल। जी शाहिद साहब, दैट इज ऑब्वियस। वो तो नजर आ रहा है कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। असल में बात ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये तस्वीर जा रही है और हर एक डर के देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और अब क्या होने लगा।
सर ये जो बात है, अब चले हम जरा थोड़ा सा अगर हम इसको इस तरह देख लें कि वो एक उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि जब वो गिरे हैं तो उनके ऊपर से गोलियां इधर से उधर जा रही हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि वो जैसे ही ठीक होंगे तो वो कंटेनर पे चढ़ जाएंगे दोबारा। आपको लगता है कि जो लॉन्ग मार्च है वो दोबारा शुरू होगा, वो ठीक होने के फौरन बाद दोबारा शुरू करेंगे? मुझे जो लग रहा है, ये तब तक नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान को जब तक आगे से रेजिस्ट नहीं किया जाएगा। खान साहब हर अदारे की रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं, अदारे चारपाइयों के नीचे घुसे हुए हैं, और मैं चाहूंगा कि वो निकलें। और या अगर नहीं निकलना तो फिर इनको इस तरह करें, गाड़ी में बिठा के हाथ डाल के इनको जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस ले जाएं, असेंबलियां डिसॉल्व करें, कहें ये चाबियां हैं, उस्मान बुजदार को आप ले आए साथ, मुराद सईद को आप साथ ले आए, आप जुल्फी बुखारी को ले आए, ये चाबियां पड़ी हैं, और आप जो है वो माफी मांग कर पीछे हट जाए। अब ये दो आपके पास मेरा ख्याल है अब ऑप्शन ही कोई नहीं। लेकिन ये तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक, मेरा मकसद है ये मेरे पाकिस्तान को तबाही की तरफ ना ले जाए, ये मेरा मकसद। और 3.5 साल का कोई पूछ ही नहीं इनसे रहा ना। मैं तो यही कह रहा हूं, किस तरीके से मलिक रियाज को पैसे इंग्लैंड से मंगा के वापस दिए, शहजाद अकबर आज किधर है? वो ये क्यों नहीं पाकिस्तानी उनसे पूछते ये कि ये क्या हुआ था? खान साहब ने तोशा खाना की बात की तो ये बताया क्यों नहीं कि मैंने घड़ी कौन से शोरूम पे बिकवाई थी? कहते तोशा खाना कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कहते सारा कुछ वहां पड़ा हुआ है। खान साहब चैलेंज करें मोहम्मद बिन सलमान को। आप कह रहे हैं कि मैं डेफिमेशन का केस करूंगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर, मोहम्मद बिन सलमान या ज्वेलर शॉप है उसको भी साथ, आप उसको भी डेफिमेशन का केस करें उस पर भी। लेकिन ये कि असल में बात ये है कि ये मैकियावली है, मैकियावली। मैं कहता हूं मैकियावली भी अपनी कब्र में बेचारा अपने साइडें बदलना होगा, ये तो मैकियावली के भी नंबर क्रॉस कर रहे हैं। मैकियावली का फिलॉसफी ये थी कि वो कहता था कि यू हैव टू अचीव पावर रिगार्डलेस हाउ, रिगार्डलेस हाउ। आज खान साहब ने भी चैलेंज किया है पाकिस्तान को, फिर दोबारा उन्होंने कहा इनकलाब खूनी होगा। फैसल वाडा आज हीरो नजर आ रहा है, फैसल वाडा ने कहा था उसको जनाजे और लाशें नजर आती, देख ली फिर आपने, देख लिया। बिल्कुल, 3 दिन के अंदर 3-4 लाशें गिर गई। अच्छा साजिद साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जो कन्फ्रंट, क्योंकि इसके बाद ना एक ये भी जहनों में वो सवाल जो है वो सर उठा रहा है ना, कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है अब इमरान खान के साथ ये हो गया है तो वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेंगे, या वो आराम से बैठ जाएंगे और हालात जो है वो काबू में आ जाएंगे, कन्फ्रंटेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हालात मजीद खराब हो जाएंगे। तो आपको लग रहा है कन्फ्रंटेशन खत्म नहीं होगी, जिस तरह आपने कहा कि नहीं ये आखिरी हद तक जाएंगे, ऐसा है? आखिरी हद तक जाएंगे। दो चीजें जाती तौर पे अगर मैं बताऊं तो सिर्फ एक अपॉइंटमेंट का मसला है, मैंने आपको कल भी कहा था, वो अपॉइंटमेंट सामने आ जाए तो 90% तो गेम खत्म हो जाएगी। सिर्फ उस अपॉइंटमेंट के लिए ये वजीराबाद बैठे हुए हैं, सिर्फ उस वजह से। और इनको अंदर से रिपोर्टें आ जानी, जिस तरह उन्होंने कहा था जिस दिन समरी छपनी है खान साहब का उस दिन सारा, इनको भी पता है, खान साहब स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर मेरी मर्जी का बंदा या मेरा फला फला बंदे आ गए तो मेरी माई गेम इज ओवर, मैं कभी इलेक्शन नहीं जीत सकूंगा, खुद बयान कर चुके। तो वो जिन्होंने अपॉइंटमेंट करनी है करें, जान छोड़े यार। मैं समझता हूं कि इस तरह इसको कहां तक देखोगे भाई, इसको कहां ले जाना चाहते हैं आप पाकिस्तान? वो तो कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि फैसला हो गया है वो तो फैसला वो अनाउंस करें, इस बंदे को तसल्ली हो, इसको इसकी तसल्ली हो, इसको पता हो भी मैंने क्या करना है, लंदन में जाना है, मैंने वहां रहना है, मैंने कहां रहना है। ये तो इन्होंने छोड़ के चले जाना है। जब इनको नजर आ जाना कि भाई हम इस्लामाबाद जाके हम लूट नहीं डाल सकते, तो फिर ये सारे के सारे तो फॉरेन नेशनल है, ये तो अपने अपने घरों में चले जाएंगे। इनको बताना चाहिए यार, ये यार दिस इज व्हाट इट इज, इफ यू वांट टू स्टे हियर इज फाइन, अदरवाइज गो बैक वेयर यू केम फ्रॉम। लेकिन उसमें वजह ये ना कि ये किसी को मैं हैरान हूं, मैं परेशान हो चुका हूं कि व्हाई दे आर नॉट थिंकिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में। आज क्यों नहीं सोचा जा रहा, आज क्यों नहीं सोचा जा रहा कि पाकिस्तान किस तरह बचेगा? आज खान साहब ने खूनी इनकलाब कहा कि मैं लाखों लोगों को लेकर इस्लाम, आज उन्होंने क्या दिया, मैं ईरान बनाना चाहता हूं, उन्होंने कहा ईरान बनेगा। दिस इज व्हाट ही सेड इन हिज स्पीच। अच्छा पहले श्रीलंका कहते थे ना सर? नहीं, आज कहा ना श्रीलंका, वो कहते हैं श्रीलंका छोटा मुल्क था, मैं ज्यादा तबाही चाहता हूं। आज उन्होंने ईरान के बारे में अपने आप को इमाम खुमैनी बना दिया उन्होंने, क्योंकि साथ मजहबी टच भी तो देना होता है ना। श्रीलंका में तो मजहबी टच नहीं था। लेकिन ये कि आज उन्होंने ईरान कहा है, तो मैं ये समझता हूं कि इदारे ईरान देखना चाहते हैं वाकई। सर वो पूरे मुल्क में आग लगी हुई है, क्या करें? वो मतलब वो कहते हैं कि मैं तो पब्लिक की सपोर्ट है मेरे साथ, करके तो देखो कुछ। ये आग आईजीआई ने भी लगाई थी, ये आगे पहले भी लग चुकी। इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि इस आग को किस तरह बुझाना है। इस आग का भांबड़ मचाने वाले भी यही थे, उन्हें पता है। जिन्होंने ये चीजें मैन्युफैक्चर की होती है उन्हें पता होता है एग्जिट कहां से होना है। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि वो पाकिस्तान को इस तरह देखना चाहते हैं। साहिब साहब आखिरी सवाल,
कि क्या ये जो सारी जो बात कर दी आपने, इसके बाद कोई मार्शल का कुछ ऐसा खतरा महसूस हो रहा है, कुछ हो मैं कहता सकता हूँ है? खान साहब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, बल्कि मैं मेरी नजर में इनके पास इन्होंने दो सिग्नल दिए थे पहले। इन्होंने सिग्नल इस वक्त, क्योंकि इस वक्त और ये सियासी गेम नहीं अब रह चुकी, इस वक्त पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट है, इस वक्त सियासत नहीं रह चुकी, इस वक्त स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा था कि मार्शल लग जाए तो दैट इज मार्शल इज फाइन। वो समझते हैं अगर मार्शल लग जाए तो हम बाद में मार्शल वालों को ब्लैकमेल करेंगे इलेक्शन के लिए। दिस इज लेकिन व्हाट सर इज प्लान। मार्शल लॉ में इमरान खान को तो कुछ नहीं मिलेगा, हासिल होगा, वो भी बाहर ही होंगे ना। मार्शल लॉ लग गया तो 10 साल तो बैठे रहे, फिर कोई। नहीं वो यही समझते हैं कि मैं इन लोगों को दोबारा री एनर्जाइज करा के उनके खिलाफ ब्लैकमेल करूंगा कि इलेक्शन कराएं। दिस इज व्हाट ही इज प्लानिंग एट द सेम टाइम। अच्छा, वो लेकिन मार्शल लॉ उसमें में हाँ वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि अभी भी तो उनका सामना उन्हीं के साथ है। वो कहते हैं ना चोरों को तो लेके आने वाले वो और है। वो तो कह रहे हैं ना, वो कहते हैं मैं तो चोरों से बात ही नहीं करूंगा, लेके आने वालों से बात हो रही। सुबह शाम तो उनको चैलेंज करते हैं वो। तो ये लगा देंगे तो फिर मैं इलेक्शन के लिए उनको ब्लैकमेल करूंगा। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूं कि दोनों पार्टियां, मैं नहीं कहता, मैं खान साहब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन खान साहब भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में सोचे ना। और जो वो सारे दूसरी पार्टी है एस्टेब्लिशमेंट, वो भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में सोचे कि हमारी अवाम का क्या बनेगा, गरीब के बच्चे का क्या बनेगा, मुअज्जम गोंदल के बच्चे कौन पालेगा जो उसके लाश के ऊपर खड़े हुए थे। मेरा अलमिया ये है, मेरा अलमिया नहीं है ABC कौन चलाए, जो मर्जी चलाए पाकिस्तान को। पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कौन बचाएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और इन दोनों में से, पार्टियों में से, मुझे इस वक्त जो अगर शर्मिंदगी है जो एस्टेब्लिशमेंट पर है, मुझे इन पे शर्मिंदगी नहीं है। उनको चाहिए, उन्होंने ट्रेनिंग ली है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बचाने के लिए, उन्होंने कस्में खाई हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बचाने के लिए, इन्होंने कस्में नहीं खाई हैं। तो मुझे उन पे आज अफसोस हो रहा है कि वो मिनट घंटे, मैं पहले कहता था दिनों में डिसीजन होना चाहिए, आज तो यू आर सिटिंग ऑन द, वो कहते हैं ना, आज तो आप तो घर में, आज तो आप बम के बैठे हो, बम के ऊपर बैठे हैं आप तो। टुडे यू आर सिटिंग, यू आर लुक सो वीक एज अ कंट्री, यू लुक वर्स देन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर भी कोई लॉ एंड ऑर्डर होगा, आपके तो बहुत हालात खराब नजर आ रहे हैं, बहुत हालात खराब। लेकिन इस पर डिसीजन क्यों नहीं लिया जा रहा, मेरी समझ से बाहर है भाई। या उसको इस्लामाबाद दे दो, प्राइम मिनिस्टर हाउस ले जाओ ना यार, अगर चाहते हो तो दे दो उसको यार। सही है, तो सही अपना पाकिस्तान तो बचाओ ना, या उसको दे दो, ले जाओ प्राइम मिनिस्टर हाउस, या उसको रोको। फिर इन दोनों में से एक डिसीजन लो, लेकिन जल्दी लो। ठीक ठीक है, बिल्कुल सही। मेरा आदमी है ये। जी बिल्कुल, साहिदार साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आपने बड़ी गहराई में जो भी इस वक्त सूरत हाल है वो सब उस पर रोशनी डाली है, सबके सामने रख दिया। देखते हैं कि अगले चंद घंटे हमें क्या दिखाते हैं, अगले चंद दिनों में क्या फैसले कहाँ से होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। दोबारा भी आपसे बात